वेल नाम तो सुना होगा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, पीके सभरवाल। सीएमआर के जो लिसनर्स हैं पता नहीं कितने सालों से ये एड उनको रट चुकी है। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सभरवाल, है ना। और इतनी सारी उनकी बातें सुन के हमने अपने डिसीजंस लिए हैं, रियल एस्टेट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस, चाहे हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स रहे हैं, चाहे हम इन्वेस्टर रहे हैं, उनकी बातें आज भी हम सोचते हैं विजडम की तरह अगर हमें पता चल जाए तो हमें डिसीजन लेने में एक गाइडेंस मिल जाती है कि हमारी लाइफ में सही कुछ हमने किया है, सही डायरेक्शन मिल जाती है ना। तो वो नाम आप जो जानते हैं एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल, आज मैं सोच रही हूँ कि मुलाकात आपकी कराई जाए उनकी एक दूसरी साइड से भी, जहाँ पे हम जानेंगे उनका पूरा सफरनामा, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे कि हम सब वी ऑल लुक अपॉन हिज एडवाइस, यू नो, वो क्या कह रहे हैं मार्केट के बारे में, कब क्या कह रहे हैं। तो वो ये जो विजडम आया है, ये जो एक एक्सपर्टीज आई है, इस तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा है, क्यों रहा है, तो उसके बारे में। तो वेलकम सर, वेलकम ऑन। थैंक यू वेरी मच स्वाति एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। जी स्वाति जी, मुझे एक तो ये बताएं आप कि यहाँ पे आने के लिए जब मैंने आपसे कहा तो हाउ आर यू फीलिंग, लाइक दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट इंटरव्यू एंड इट्स नॉट यूजुअल इंटरव्यू फॉर यू। या बिकॉज मेरे को यही नहीं पता था पूछोगे क्या हाँ, क्या पूछना है आपने मेरे से, क्या करना है, या बुला के कहते हैं ना टांग तो नहीं खींचनी मेरी गई आपने। नहीं, बड़े लोगों की खैर टांग तो नहीं खींची जाती है, बड़े लोगों से सीखा जाता है। आपकी जर्नी आई एम श्योर बहुत इंस्पायरिंग रही होगी। मुझे ऐसा लगा कि अगर बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो इतने सालों से आपको सुनते आ रहे हैं उन्हें पता चले कि क्या यू नो, कई बार हम दूसरों की गलती से सीखते हैं, क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या आपको रहा कि ये और कर लेते, और क्या आपको लगा कि ये बिल्कुल ठीक किया अगर जो मैंने नहीं किया, क्या किया। वो डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ अगर जो पता चलते हैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान के, तो वो बहुत मदद करते हैं हमारी जिंदगी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे मेरा ये सफर जो है 52 इयर्स का है रियल एस्टेट में। I did my first deal on 5th of June 1973. Oh, you remember that? या मुझे डेट याद है। पहला लड्डू किसे खिलाया? वो क्या था कि मैंने अपने लिए जमीन ली थी और मैं बड़ा छोटा सा था। हाँ, तो ये इंडिया से शुरू हो गया था। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो इंडिया में शुरुआत हुई, यू वर लिटिल, तब आपने पहला इन्वेस्टमेंट कर डाला। हाँ, नहीं वो स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। कई बार क्या होता है कि अनफॉर्चुनेट कई बार जिंदगी में हो जाता है। तो एक पंजाबी में कहावत है, कुब्बे को लात पड़ी उसका कुब ठीक हो गया। अच्छा। पंजाबी में कहावत है। मतलब बेसिकली अगर आपको जब चोट लगती है तब आप जिंदगी समझते हैं। तो एक पंजाबी में कहावत है, ये एक दुख भरी कहानी है छोटी सी कि माय फादर वाज इन आर्मी 1965 की वार में एंड ही वाज इनटू एम्यूनिशन डिपो इन खुंदरू, एक जगह थी आगे श्रीनगर से आगे। तो ही वाज इंजर्ड बैडली। तो वी वर 7 सिबलिंग्स। मैं छोटा सा था, 12-13 साल का। तो हम लोग बड़ी गरीबी में, तंगी में आ गए। उस जमाने में इतना नहीं केयर करते थे आर्मी पर्सनल का जितना आजकल होता है। खैर मैं तो शॉर्ट में बोलूंगा, नहीं तो स्टोरी डिफरेंट चली जाएगी। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं भी कुछ कमाऊं। मेरी मदर रोने बैठ गई कि तंगी थी, वो उसने ट्यूशन करनी शुरू करी। मुझे कहते तू क्या करेगा वहाँ पर ना, जब पुराने मेरी उम्र के उनको पता होगा, लॉटरी के पत्ते होते थे, 5-5 पैसे की लॉटरी खोलते थे, उसमें कुछ इनकम होती थी। तो मैं कहा मैं लॉटरी बेचूं? कहते तू पढ़ेगा नहीं। मैं कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फर्स्ट आऊंगा। तो फिर मैंने लाल बाजार तिरुमल गली हैदराबाद की बात है, मैंने शाम को 2 घंटे लॉटरीज बेचनी शुरू करी। वाओ, सी ये तो एक नया एस्पेक्ट आपका पता चल रहा है। दैट वाज एज ऑफ 13। अब मैं इन्वेस्टर कैसे बना, इसको मैं कंटिन्यू कर दूं। तो मेरे फादर के बड़े कजन, फर्स्ट कजन थे, बड़े बाबूजी कहते थे, वो घर मिलने आए और वो यूपी में रहते थे पंजाबी, तो बहनी करके बुलाते थे। तो कहते बहनी कैसे चल रहा है? तो मेरी मदर रो पड़ी, कहती ये छोटा सा बच्चा ये भी काम करता है शाम को। तो उन्होंने कहा क्या करता है? मैं कहा मैं लॉटरी बेचता हूँ। उन्होंने कहा कि पढ़ाई? मेरी मदर ने कहा कि ये तो प्रॉमिस किया कि ये फर्स्ट आएगा। मैं फर्स्ट आता था हमेशा। आखिर में भी आई कंप्लीटेड माय स्टडीज फॉर SRCC फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर भी मैं टॉपर था। तो क्या हुआ कि मैंने कहा मैं फर्स्ट आऊँगा। कहते कितने कमाए? ये मेरा एक स्टोरी बदल गई यहाँ के। कहते कितने कमाए? एक मिट्टी की बुगनी होती थी, उसमें मैंने पैसे डाले हुए थे, निकाले तो लगभग 2 रुपए थे। उन्होंने कहा बेटा ये 2 रुपए तुझे लखपति बना देंगे अगर तू एक अपना पॉलिसी अपना ले, एक तरीका अपना ले, और यही 2 रुपए तुझे भिखारी बना देंगे अगर तू इसके उल्टा चल पड़ेगा। मैं छोटा था बहुत, मुझे समझ नहीं आई। मैं बाबूजी मैं लखपति कैसे बनूंगा? करोड़पति तो होता नहीं था उस जमाने में। कहते बेटा हर कमाई का 10%, वो यूपी से ना, तो 10% मतलब 10%। हर कमाई का अगर तू 10% जोड़ लेगा तो लखपति मैंने कहा कोई रोक नहीं सकता। अगर तेरी इनकम 1 रुपया है तो 10 पैसे बचा लिए, 1000 रुपये है उस जमाने में तो 100 रुपये बचा लिए, बचने ही बचने, तो तुम्हें लखपति बनना ही बनना है। तो मैंने कहा बाबूजी मैं भिखारी कैसे बनूंगा? कहते बेटा जब हर कमाई से ज़्यादा खर्च करेगा तो कभी माँ बाप से मांगेगा, कभी बहन भाइयों से मांगेगा, कभी पड़ोसियों से, कभी दोस्तों से, सब छोड़ के भाग जाएंगे, उस दिन तो भिखारी बन जाएगा। तो मैंने कहा बाबूजी मैं तो लखपति बनूंगा। तो उन्होंने मेरी माँ को कहा इसकी पहली कमाई का 10% छोड़ दो। तो उन्होंने मेरे को गोल चारने का सिक्का होता था, पता नहीं आपको याद है कि उस जमाने में चवन्नी होती थी गोल। दैट वाज माय फर्स्ट सेविंग इन 1965 और वहाँ से मुझे सेविंग की आदत पड़ गई। कहते हैं ना पाई पाई जोड़ के हाँ, 1973 5th of June को फिर मैंने पहली प्रॉपर्टी ली 5000 रुपए की। पता चला मैं कितना रईस हूँ, तब मैं रियल्टर बन गया।
तो यहाँ पे तो मुझे एक अलग एस्पेक्ट दिखा है कि 13 साल की उम्र से बेसिकली यू स्टार्टेड टू वर्क। यस, बट नॉट फुल टाइम, आफ्टर स्कूल। 13 साल के बच्चे तो कहाँ काम करते थे तब? हाँ, लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरा कॉलेज भी वर्ल्ड के वन ऑफ द फेमस बेस्ट Yeah. कॉलेजेस SRCC से मैं जी। निकला हूँ। स्कूल मैंने टॉप किया था, कॉलेज में नहीं किया था, हम्म। स्कूल में किया था। जी। और पूरी लत लग गई फिर मेरे को रियल एस्टेट की। तो वहीं से तो मेरे को ये भी पूछना था कि आप बचपन से ही फोकस थे, इसका मतलब है बचपन से ही सिंसियर थे। मुझे कुछ आता ही नहीं, चाय बनानी भी नहीं आती। ओ, और अगर मेरे को अच्छा। वाइफ गलती से कह देती थी ना, तो मैं ढूंढता था कोई अलग सा कप मिल जाए, उसको तोड़ देता था। सेट में से नहीं तोड़ना ना, नुकसान होता है। तो वो कहती थी तुम्हें चाय नहीं आती। नहीं चले, कहते हैं ना एक शादी की इंस्टीट्यूशन में जी। दोनों अपनी अपनी जगह अगर जो अपना काम अच्छे से करें तो आपने अपना काम अच्छे से किया। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अपना। बिल्कुल, वो शी इज ग्रेट हेल्प टू मी, और उसका बहुत बड़ा मुझे सहारा रहा, बहुत बड़ा सहारा रहा। और इतना बड़ा सहारा रहा कि मैं एक छोटी सी बात और बता जी, देता हूँ प्लीज। कि मैंने एक बार कसम खाई, क्योंकि उन जमाने में सेल फोन नहीं होते थे। जी। मैंने कसम खाई कि मैं किसी ना किसी से रियल एस्टेट की बात करूंगा पॉजिटिव, और एक कसम खा ली कि जब तक मैं किसी से रियल एस्टेट की बात नहीं होगी पॉजिटिव, मैं घर नहीं आऊंगा। ओह अच्छा। मेरा बेटा सौरभ, ही इज इन 40s, मिड 40s, उसने पैदा होना था, तो लेकिन मैंने कसम खाई हुई थी। बिलीव करिए, मैं 5 दिन के बाद घर आया, जब मेरी सोनीपत जगह में, नाम भी अभी तक याद है, 2 लोग थे, एक सतपाल शर्मा, एक रामकिशन मुखी, अच्छा। उनसे मेरी बात हुई, तो मैं वापस चल पड़ा। जब घर आया तो मेरी मदर से बहुत डांट पड़ी, बेवकूफ, पहले तो बधाई ले ले, तेरा बेटा हुआ है, और दूसरा नलायक, तू 5 दिन तक तुझे पता था ना? मैं कहा पता था। कहती अरे देखो वो नलायक तेरी बीवी, मैं बोल रही हूँ, वो फिर भी करी नहीं, वो बिजनेस में गए हैं, उनको अपना काम करने दो, वो नाराज नहीं हो रही, sweet, हाँ। वो नाराज नहीं हो रही, तो शी वाज अ बैकबोन टू मी। तो बेसिकली जो Still she is, still she is. वेरी नाइस, आई मीन कहते हैं ना कि अगर जो हर कामयाब इंसान के पीछे जी, एक जी। औरत का हाथ होता है, तो वहाँ पे आपके पास तो थे ही कोई। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रही थी कि पहली बार आपने बताया कि रियल एस्टेट का आपका जो इंडिया से शुरू हुआ, लेकिन व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ रियल एस्टेट? क्योंकि जब आप लॉटरी बेचते रहे, पढ़ाई करते रहे, तो किस उम्र पे आपने ये आपको लगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं? 21 साल की उम्र। 21 साल की मैं उम्र। रियल्टर 73 में मैंने रियल एस्टेट बेची, एक खरीदी भी 5,000 रुपए की, लेकिन कई सालों के बाद मैंने बेचा नहीं, कई सालों के बाद लाखों की वो जमीन बिकी, लाखों की। जब 5,000 की खरीदी तो मेरी मदर से डांट पड़ी कि बेचारा मेहनत कर करके सूखा हो गया है और तू 5,000 रुपये बर्बाद करके आ गया है। लेकिन जब उसके लाखों रुपए मिले जो कि हम कभी सोच नहीं सकते थे, तो मुझे पता चला पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसा कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो दैट इज वाई मेरा मेन आज पंच लाइन होती है यहाँ पर रियल एस्टेट की, होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, डोंट इन्वेस्ट। ओके, तो आपका पहला प्रोफेशन तो हमें लॉटरी बेचने वाला पता चल गया, एंड देन यू वर ऑलवेज डूइंग रियल एस्टेट आफ्टर दैट। मुझे कुछ और आता ही नहीं, मैंने बीच में 1-2 बार बिजनेस किया, मुझे कुछ आता हाँ, नहीं, उसके चाय अलावा बनाने आता ही के नहीं, लिए। और उसके अलावा मैंने 1-2 बार ट्राई भी करी, जी। फेल हो गया, ओके। क्योंकि दिमाग रियल एस्टेट की तरफ भी चलता था। यहाँ पर भी आने के बाद मैंने फ्रेंचाइज ली किसी के साथ, करना रियल एस्टेट ही था, क्योंकि कोर्स पहले करना था। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ, जो मेरा पार्टनर मिला, वो और उसकी बीवी दोनों चोरियां करते थे फ्रेंचाइज के अंदर, पकड़े गए, मूवी भी बन गई, उनकी फोटो भी ले ली, चोरी करते थे, कैश की चोरी। बड़ा अच्छा हुआ, हमने चाबी फेंकी, स्टोर बंद किया और फुल टाइम रियल एस्टेट में आ गए। ये बड़ा अच्छा हुआ, वो चोरियां करते थे, थैंक गॉड, गॉड ब्लेस देम। वो कहते हैं ना, जो होता है उसमें कहीं ना कहीं अपना कुछ और उनकी क्या बरकत हुई हमें पता नहीं, जी। लेकिन वो मैं रियल एस्टेट में आ गया। और रियल एस्टेट में आने के बाद कुछ आपका और क्वेश्चन? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट में आने के बाद तो एज एन जब आप किस ईयर में यहाँ पे इमिग्रेट हुए? हाँ, इट वाज 26th of November 2000। वाओ। तो I came from Texas। ओह ओके। वहाँ पर भी मैंने रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लिया था, पर वहाँ से फिर मैं यहाँ आ गया, इसलिए आ गया, और रिश्तेदार बहुत थे। अच्छा। The way you are saying is मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अपने आप में इस पे I'm going to ask you। मैं डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब वहाँ पर वो कहते थे हमें आए हुए 40 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, तू नया आया है, नौकरी कर ले, यहाँ कर ले, और मैंने रियल एस्टेट ही करनी थी, तो मैं दुखी हो जाता था। वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे, हम 2 रुपये लाए थे, 5 रुपये लाए थे, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती थी, नेगेटिव वाइब्स आ जाती थी। तो मैंने कहा आइदर आई हैव टू लीव दिस कंट्री, और फिर मैं तो फिर नौकरी कहीं करूँगा। तो हाउ डू यू इंश्योर सुपरवाल सर के आसपास जैसे आपने कहा नेगेटिव वाइब आ जाती है कि पॉजिटिव लोग ही रहें, क्योंकि आप पॉजिटिव, आप जील से भरे हैं, आप कुछ हमेशा करना चाहते रहे हैं, तो और मेहनती भी हैं, तो आप कैसे इंश्योर कर पाते हैं, कैसे पहचान पाते हैं? मेरे फादर का एक डायरेक्ट था, नेगेटिव वाइब्स को प्यार से मत छोड़ो, वो फिर पकड़ेगा तुम्हारे को। उसकी इतनी बुरी तरह बेइज्जती कर दो कि तुम्हारे को सोच के नफरत करे, ताकि तुम्हारे आने की कोशिश भी ना करे। अच्छा। हम लोग प्यार से कहते हैं ना, एक खूबसूरत मोड़ दे देना, अच्छा नहीं है। मेरे फादर आर्मी वाले उल्टे थे कि ऐसी बेइज्जती कर दो उसकी जैसे नेगेटिव आ जाती है, कि तुम्हें अलग बैठ के गालियां निकाले ताकि तुम्हारे पास जाए। पर जो पॉजिटिव वाई वाले हैं, उसके पैर पकड़ो, उसको जाने मत दो, चाहे गलती उसकी भी है, बोलो जी मेरी गलती है, उसको जाने मत दो। ये एक बहुत बड़ा मंत्र मेरे फादर का दिया हुआ था, जिसको मैं अभी तक फॉलो करता हूँ।
पर जैसे आपने बताया पापा आर्मी में थे, अक्सर देखा गया है कि पापा लोग आर्मी में होते हैं या डॉक्टर होते हैं, जो भी पापा का प्रोफेशन होता है, बच्चों का कहीं ना कहीं ना सपना होता है कि हम बड़े होके यही बनेंगे या यही तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऐसा भी हो जाता है कई बार। आपका कभी ऐसा रहा? वही ना, हालात ही ऐसे बन गए कि मेरे को कुछ चॉइस ही नहीं मिली, क्योंकि वो लौटी के बाद मैंने प्रॉपर्टी पहले 5,000 जुड़े 5,000 रुपए तो जमीन ले ली, उसमें फिर मेरे को लगा मेरी मैं जमीन का मालिक हो गया 21 साल की उम्र फिर में। वही आपको इंटरेस्ट तो आगे कोई और सोचने का ही नहीं, हालात ही ऐसे बन गए ना, है ना, हालात ऐसे बन गए कि मौका ही नहीं मिला कुछ और सोचने का, चॉइस तो थी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे को एसएससी से निकलने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा होता था शायद वो, हाँ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा एक होता था, था। हाँ, तो वहाँ पर अलग अलग बैंकों की रिक्रूटमेंट होती थी। अच्छा। तो मुझे वो रिक्रूटमेंट के अंदर मेरे घर वालों ने जिद करी, जाओ जाओ जाओ, मैं उसमें पास भी हो गया एग्जाम में। 484 रुपये सैलरी थी, 484 रुपीज। पर मेरा मन था बिजनेस करने का, अच्छा। मैं रियल एस्टेट में चिपकना चाहता था। तो बहुत डांट पड़ी घर में, लेकिन की मैंने रियल एस्टेट ही, क्योंकि मैं जब एक बार गया इंटरव्यू के बाद एक बार बैंक गया, तो वहाँ उस जमाने में मैनेजर चौकड़ी मार के कुर्सी पे बैठा हुआ है, कुर्ता पजामा पहन के, मुंह में पान, और अंदर एम्प्लॉइज बैठे हुए बैंक में, और कंप्यूटर नहीं होता था। तो मुझे देख के लगा कि मैं यहाँ के बैठ जाऊंगा और मैक्सिमम क्या करूंगा, बुढ़े होने तक इसकी सीट पे आके बैठ जाऊंगा, चौकड़ी मार के पान। मेरे को डिप्रेशन शुरू हो गया। मैं कहा मैं नहीं करूँगा, मैं बड़ा खुश हूँ अपने रियल एस्टेट के अंदर, मैं वही करूँगा। चले, तो यू वर श्योर एंड यू वर डूइंग गुड, तो वही आपने आगे पकड़ा। सबरवाल सर, जब यहाँ आ गया, यहाँ पे आपने बताया कि फ्रेंचाइजी में भी काम किया, मीनवाइल यू टुक दैट लाइसेंस, पर उसके बाद जब आपने अपना पूरा न्यूज इन रियलिटी खोला, उससे पहले मैं तो जॉब करता था, आई वाज विद रीमैक्स, पहले मैं रियल्टर था। तो ये आपने जब अपना रियल्टर का काम शुरू किया, एंड देन आपको कब लगा कि मैं अपना खोलना है, एंड उसके पीछे क्या विजन रहा कि आपको लगा इतनी सारी ब्रोकरेजेस हैं, मैं इनसे अलग हो जाऊं? पता क्या बात है कि जब मैं इस कंट्री में आया, ना तो पैसा था इतना, और रियल्टर मैंने बनना था, लाइसेंस मैंने रियल्टर का ले लिया, और मैं रात को बैठा हुआ सोचता था कि मैं कैसे करूं। अब लाइसेंस ले लिया, लेकिन जानता कोई भी नहीं, मैं कैसे मार्केट करूं अपने आप को। तो आई जस्ट, मैं कोई एक रेडियो स्टेशन, दूसरा रेडियो स्टेशन, या गूगल करते रहना, टीवी हमारे कंप्यूटर आ गया था। तो मैंने सडनली 2-3 महीने बाद रियलाइज़ किया कि रेडियो स्टेशन हमारे जो इंडियन, साउथ एशियन जो चैनल्स हैं, उसमें कोई भी रियल एस्टेट का टॉक शो ही नहीं है। मैं कहा यार ये क्यों ना किया जाए। तो मैं इसमें ऐसे कह सकती हूँ, हमारा रेडियो, मेरा रेडियो, बेसिकली रेडियो इज माइन, उसको क्रेडिट आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं रात के लगभग 2 बजे, अभी भी मैं लगभग 1:30-2 बजे सोता हूँ, देर से उठता, देर से हूँ, लेकिन रात को ही, क्योंकि मेरे को 1 घंटे में 3 घंटे का काम कर लेता हूँ, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ को उठाया, मैं कहा मेरे पास एक आइडिया है। कहती क्या? कहता मैंने कहा मैं टॉक शोज करूँगा रेडियो में। कहती आपको 2 महीने 3 महीने तो लाइसेंस लिए हुए हैं, इतनी नॉलेज नहीं है, बोलना तुम्हें आता नहीं है, कभी स्टूडियो आज तक कभी गए नहीं, कुछ 2-4 पैक लगा तो नहीं रखे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगा। कहती कैसे? कहती मैं करूँगा। तो जी उसके बाद मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, मैंने कॉल किया चैनल के बॉस को, और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं कोच बनना चाहता हूँ तुम्हारी फैमिली के साथ। तो उन्होंने कहा कि काका फाइन प्रिंट क्या है? मैंने कहा फाइन प्रिंट कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ आप 1 घंटा में साथ बैठूंगा, मुझे एक आध बार अपने बारे में बोलने देना। कहते नहीं मैं फिर भी पैसे तो जरूर दूंगा। तो उन्होंने $500 मेरे से तय कर लिए, और मैं को-होस्ट के साथ शुरू हो गया। आई स्टार्टेड विद टिप मैन। अच्छा। रियल एस्टेट टिप मैन, मैं टिप दिया करता था, कॉल नहीं लिया करता था, क्योंकि मैं नर्वस हो जाता, मैं नया था इस कंट्री में, मैं नहीं, तो मैंने टिप दे के शुरू किया, छोटी टिप्स, कॉल नहीं लेता था। और 2 सालों के अंदर ही मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई भी कॉल ले सकता हूँ। तो मैंने कॉल लेनी शुरू करी, और वो जो मेरा था रेडियो का टॉक शो, वो आज तक चल रहा है, और इस बात को भी लगभग 23-24 साल हो गए। From tip man to tycoon, क्या सुंदर सफर रहा है। तो फिर वो लाइव हमने लेनी शुरू कर दी कॉल्स, अच्छा लगा, तरक्की हुई। हमारे चैनल पे आपका आता है, और मैं देखती हूँ जो कॉल्स आती हैं, people really want to know your, सारी लाइफ जल्दी जी बिल्कुल, people really want to know your advice on different issues of real estate at that time। एक चीज मैंने जरूर देखी इस कंट्री के अंदर आने के बाद, जो कि शुरू से मेरी आदत थी, बिकॉज ऑफ माई मदर कह लो, सच बोलना, सुखी रहना, उस चीज ने मेरे को बहुत हेल्प करी। पर कड़वा लगता होगा लोगों को बहुत, लेकिन एक बात है ना, मेरा एक डायलॉग होता था, आई डोंट नीड अ कस्टमर। वो लोग दुखी हो जाते थे, फिर मैं आगे से बोलता था, बट आई नीड अ क्लाइंट। सो मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो स्वाति मुझे कह रही है कि मेरा घर लिस्ट करना है आपने, हाँ। मैं उसको जनरल बताऊंगा कि इसकी मार्केट वैल्यू आज 1 मिलियन की है, हम इसको 1,25,000 का करेंगे, या बिलो द मार्केट वैल्यू और मल्टीपल ऑफर। किसी दूसरे एजेंट ने आगे कह दिया ये 1,50,000 का है, तीसरे ने आगे कह दिया 1.1 मिलियन का है, आप किसको दोगे? 1.1 मिलियन वाले को। लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, क्यों? क्योंकि जिसने 1.1 मिलियन का लिस्ट किया है वो शर्मिंदा होगा आपके सामने बहुत जल्दी। जब वो आपके पास आएगा और कहेगा कि स्वाति घर बिक नहीं रहा, इसकी वैल्यू 1 मिलियन है, तब आपको पीके सबरवाल की याद आ जाएगी कि वैल्यू तो वही थी। तो मैंने कस्टमर तो लूज कर दिया था, पर क्लाइंट बन के आप वापस आएंगे, फिर कभी जिंदगी भर नहीं जाएगी। एक क्रेडिबिलिटी आप बनाते हैं। देखो मैं अपने एजेंट्स को भी ये बात कहता हूँ, टेक केयर ऑफ योर रेपुटेशन बिकॉज इट विल लिव लॉन्गर देन योर लाइफ। बात तक आपको छोड़ के जाते हैं, रेपुटेशन मरने के बाद भी रहेगी, आपके जाने के बाद। टेक केयर ऑफ योर रेपुटेशन।
इट इज वेरी कई बार जिंदगी निकल जाती है चीज समझ में आते आते। अच्छा, तो ये विजन आपका क्या था व्हेन यू दिस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? सिंपल, झूठ तो बोलने नहीं ना, जी। क्योंकि झूठ ना बोलने का, सच बोलने का फायदा पता क्या है? जो कल था वो आज का, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी ये लगता आपको है मेरे बात सारे काले नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि टेंशन नहीं है एट दिस एज 73 में, क्योंकि याद ही नहीं रखना कुछ, तो सच बोलना, सुखी रहना, जो कल का वो आज का। हाँ, मतलब बहुत गोलमोल करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो जब ये आप अपनी ब्रांड बना रहे थे, तो आपको को क्या लगा, ऐसे कौन सा प्रिंसिपल है बिसाइड्स दिस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिसमें आपको लगा कि मैं इस पे अडिग रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, मैं इसे नहीं बदलूंगा, यू आर स्टिल प्राउड ऑफ इट? बिल्कुल है, अभी तक है। तो मेरे एजेंट्स को ट्रेनिंग जाती है, जो ट्रेनिंग होती है, कई बार तो कुछ एजेंट रो भी रहे होते हैं पीछे बैठे हुए, उनको मैं समझाता हूँ कि ये तुम्हारा जो है ना, ये मोटिवेशन तुम्हारा है, सपने मत लो। सपने, मैं उनको ये कहता हूँ कि सपने जो तुम लेते हो ना, नए साल की पहली तारीख को हमने ये कर दिया, ये सपने वो नहीं है जो रात को सोए हुए ले जाते हैं। सपने वो है जो आपको सोने ना दे, वो सपना है जी। ये सिखाया जाता है मेरे। ऐसे आपके अंदर मोटिवेशन हो, ऐसे सपने हो जो आपको नींद ही ना आए। तो हाउ डू यू मेक श्योर जो भी आपकी टीम में ऐड होते हैं लोग, कि उनका विजन और आपका विजन, उनके प्रिंसिपल्स आपके प्रिंसिपल्स मैच होते रहे, कंसिस्टेंट रहे? क्योंकि यू नो कई बार आप तो बहुत सारे लोग हायर करते हैं इन योर टीम। सिंपल सी बात है, आपने लेट वाला अलाइन विद माय विजन, या अलाइन और डिजाइन। अच्छा, अलाइन और डिजाइन, माय वे और हाईवे। सिंपल सी बात है, क्यों? या फिर अपने तरीके से कर लो, तो मेरे बाद आगे मत बोलो, अपने तरीके से काम कर लो। होता ये है कि हम लोग कई बार झूठ का सहारा ले लेते हैं जी। बहुत सारे रियल्टर, और वो जो है रियल्टर जब झूठ का सहारा ले लेते हैं, मेरे को कोई कहता है कि कमीशन में डिस्काउंट, मैं कहता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। कहते क्यों? मैं कहा आप जॉब करते हैं, हाँ, तो आपको सैलरी में डिस्काउंट देते हो, उनको लाख की सैलरी में 10,000 कम दे दो। कहते नहीं। मैं कहा मेरे पास वो सब कुछ है तुम्हें देने के लिए जो पैसा पूरा नहीं कर पाएगा। आई एम सो कॉन्फिडेंट टू गिव यू द सर्विसेज विच द मनी कैनॉट मैच। तो पैसा तुमको वो देते हैं जिनके पास कुछ और देने के लिए है ही नहीं, वो तुम्हें पैसा देके चुप करा देते हैं। $2,000-4,000 पकड़ा दिया। और जब ये रियल एस्टेट खरीदना, देखो जब तूफान आता है, समुंदर है, समुंदर के अंदर आप शिप में बैठे हैं और समुंदर शांत है, आप जो उसका कैप्टन है उसकी जगह एक बंदर को बिठा दो, वो भी चला लेगा, क्योंकि समुंदर शांत है। कैप्टन की जरूरत कब पड़ती है? जब समुद्र में उछाल आता है, बाढ़ आती है, और एक घर खरीदना एक बाढ़ है। आप 2-4 हज़ार के चक्कर में बंदर के साथ काम कर रहे हो, और जब ये रियल एस्टेट में झटका लगा, संभालने वाला कोई है ही नहीं। आप 5 मिनट बैठोगे सिर्फ अपने रियल्टर के साथ, आपको समझ आ जाएगी ये रियल्टर कितनी नॉलेज रखता है और कैसे बचा के चलेगा। इससे मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो इस वक्त रियल एस्टेट का मार्केट चल रहा है, हम सभी लोग रोज ही बात कर रहे होते हैं, इट्स वेरी अनसर्टेन टाइम्स एंड यू नो, तो आपने तो ऐसे पता नहीं कितने उतार चढ़ाव देखे भी होंगे, तो हाउ व्हाट कीप्स यू गोइंग एंड मोटिवेटेड, यू नो, कि आपका जील खत्म ही नहीं होता? इस खराब टाइम के अंदर जो सक्सेसफुल रियल्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, हाँ जी, वो ज्यादा कामयाब हुए। मैं इस रेडियो के पर आगे भी ऐलान कर रहा हूँ, सब चेक कर लो जाके, मेरी लास्ट ईयर की कमीशन, दैट वाज द बेस्ट एवर इन माय लाइफ 2024, जबकि दैट बिजनेस वाज द वर्स्ट एवर, माय कमीशन वाज द बेस्ट एवर। अब जो इस बात को यकीन नहीं करेगा, दे आर फ्री टू चेक इट, जाके देख ले। तो अब ये क्या हुआ? सबसे पहले वही निकलता है जो झूठ सच का सहारा लेता है, क्योंकि हमारा रेफरल बिजनेस है, दादे से काम किया, पोता काम कर रहे हैं, वो सीधा फोन करते हैं और कहते हैं कि पीके जी घर ले दो, पूछते भी नहीं है। आपको पता है कि कोविड जब आया और जॉन टोरी थे उस वक्त, I got an award. Go to my website. COVID Crusher Award. COVID Crusher. My team sold in 3 months 84 homes. और कोविड के अंदर घर नहीं बिकते थे। कैसे बिके? From Tipman to COVID Crusher. उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट है कोविड क्रशर का। How it happened? क्योंकि नाम है मान लीजिए शर्मा जी साइन कर दो, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं ना, हाँ साइन कर दिया बिना मिले। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी कि शर्मा जी घाटा नहीं खाएंगे। मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी बढ़ गई, एंड आई मेड श्योर कि वो घाटा नहीं खाएगा। This is how it is. This is accountability that you take for your clients. Yes. अच्छा, पर फिर भी कोई तो दौर ऐसा रहा होगा जब आपने जैसे यहाँ पे शुरुआत करी होगी, जब आपको लगा होगा कि मुझे यहाँ जमना है रियल एस्टेट में और अपना करना है, पर बहुत सारे चैलेंजेस कुछ ऐसे होंगे, तो हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू दैट? क्या थे वो? कई बार अपने साथ छोड़ देते हैं, कई बार जिन पे भरोसा होता है वो नहीं होते, कई बार गैर अपने बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। क्या हुआ कि मैंने आपको ये बात बोली है, यू कैन सेल एनीथिंग इन योर लाइफ व्हेन यू आर एबल टू सेल योरसेल्फ। जब आप अपने आप को बेच लेते हो ना, यानी कि बेचना होता है आपकी पर्सनैलिटी। जी जी बिल्कुल। आपने अपने उसको, वो फिदा हो गया आप पे, हाँ। आप कुछ भी बेच जब आप सकते हो। इम्प्रेस कर पाते हो किसी को। हाँ। You can sell anything in your life when you are able to sell yourself. That's what I did. तो ये गूढ़ मंत्र आपको कब समझ में आया? क्योंकि मेरे को बात के ऊपर अभी जो क्लोजिंग्स हुई हाँ, है, हाँ। लोग परेशानी में आए हैं, हाँ। लोगों को मैंने चेक काट के दिए हैं, थोड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरा सुनकर कई ऐसे लोग भी आए मेरे क्लाइंट कि मुझे भी 20,000 की शॉर्टेज है। नो, मुझे पता है साइकोलॉजी मेरी ठीक है। कोई फंसे हुए आगे, किसी घर में डिसेबिलिटी आ गई, क्लोज नहीं कर पा रहा, मैंने भी मान लीजिए मैंने इसको 20,000 का चेक काट के दे दिया। मुझे लगा कि अगर मेरे को 30,000 कमीशन आई थी तो 15,000 उसको दे दो या 20,000 दे दो। तो मैंने वो चेक काट के दिया और मैंने अपने लॉयर को दिया, मैं उसकी क्लोजिंग पैसा कम पड़ रहा है, दे दो।
लॉयर का फोन आया कि आपने गलती से उसके ऊपर गिफ्ट लिख दिया है। मैं कहा यस इट इज अ गिफ्ट। कहती क्यों? क्योंकि मैंने कहा लोन दूंगा तो मिलना ही नहीं है वापस। मिलना तो वापस है ही नहीं। मैं आगे लोन दे दूं, हाँ, पैसा भी गया और क्लाइंट भी गया। हाँ। कम से कम बाद में उसका आया कि यू आर, मेरे को तो लग रहा है मेरी फादर से मेरी बात हो रही है। अरे वेरी नाइस। ये एक जीत है जिंदगी की। और यू नो व्हाट, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 ईयर ऑलमोस्ट $400,000। वाओ, दैट रिमाइंड्स मी, आपने जो वो जो ट्रिलियम हेल्थ में आपने जो $1 मिलियन का दिया, हाँ। ये जो फिलैंथ्रोपी आप करते हैं, जैसे आपने गिफ्ट देते हैं, Yeah. तो आपको क्या लगता है कि हाउ इट हेल्प्स यू, लाइक पर्सनल फुलफिलमेंट पता क्या बात है? बिजनेस में आपको लगता है ब्रांड एस्टैब्लिश होती है? मुझे ये नहीं बिजनेस में तो खैर पता नहीं कैसे आ गया, तो मैंने तो कुछ मार्केटिंग की नहीं। जी जी जी, नहीं पर मेरी रिसर्च है। $1 मिलियन देने का ये भी एक बड़ी अजीब सी दास्तां है। अच्छा। मैं किसी वजह से परेशान था, दुखी था, फैमिली के किसी माहौल से दुखी था। हम्म, तो यानी मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि इस कंट्री में एक आदमी की एवरेज एज 81 ईयर है। जी। मुझे लगा कि मेरी तो जिंदगी के 10-11 साल ही रह गए। हम्म, ये मौज किस लिए, इतना कमाया किस लिए? हम्म, और किड्स के लिए मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। हम्म, तो मैंने उनको $1 मिलियन की गिफ्ट दी। जी। और साथ में मेरे को किसी ने पूछा कि वजह क्या? मेरे पास एक जवाब था हम्म, कि, और हम्बल भी मुझे लोग कई बार कहते हैं, गुस्से वाला भी कहते हैं। जी। तो मैंने कहा अगर आपको अपने आप पे घमंड है या अपने पैसे पे आपको बहुत बड़ा फक्र है, हाँ। तो शमशान घाट चले जाओ, आपसे तगड़े तगड़े आदमी वहाँ पर राख बन के पड़े होंगे। किस बात का घमंड, जी, किस बात की चीज़? बिल्कुल ठीक तो बात। जब मैंने डोनेशन की 1 मिलियन की, उसके बाद भी हर साल जितना पैसे बनता है 25, 30, $50,000 देता हूँ। पर यकीन करिए, आप भी मुझे कुछ साल के बाद मिल रही हैं तो मैं यंग नहीं लग रहा। मेरी उम्र मुझे वैसे के वैसे ही लग रहा है। ठीक है ना, उम्र बताइए, उससे मैं यंग होता जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी पंजाबी में कहते हैं स्कार्थी, अच्छा। स्कार्थी हो गई अच्छा। कि मैंने आई डिड समथिंग। और मजेदार बात है कि मेरा बेटा और बेटी, उनका हक था ना, कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने They दे were दिया। also They took me Brazil for a vacation. Dad, we love you. सी सौरभ जी तो मेरे पास हर हाँ, ट्यूसडे को मेरी बात होती है उनसे, एंड मैं मिलके एक चीज़ ज़रूर लगती है उनसे हर बार कि ही इज़ अ ट्रू यू नो जेंटलमैन, और एक वो लेगेसी जो वो फॉलो करते हैं आपकी, एंड नाउ आई फील कि वो जो लेगेसी जितना मैं आपको जानी हूँ आज, कि वो लेगेसी एज अ पर्सन भी आपकी काफ़ी फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर वो भी बहुत हैप्पी होंगे। मैं कहता हूँ कि ये वो ज़्यादा चीज़ सीखा है मेरी वाइफ से। अच्छा। मैं यहाँ पर कहीं मेरी वाइफ को दूंगा। चलिए। और आशा को तो आप भी मिले हैं होली के फंक्शन जी, में, बिल्कुल मिले मिली थी, थे। हाँ। तो वो इतनी हम्बल और इतनी वो लेडी है कि मैं कहता हूँ कि मैं उससे बहुत कुछ सीखा हूँ और आई एम प्राउड ऑफ इट। हमारी क्योंकि कितने साल की एसोसिएशन है आपकी? 51 ईयर्स के आसपास। वेरी नाइस। हाँ, और हमारी शादी कोई 50 साल होने वाली दैट है। रिमाइंड्स मी, आप इतनी अच्छी आपकी जोड़ी इतनी लंबी चली है, तो वाज इट अरेंज मैरिज लाइक उस जमाने में होती थी या? अरे ना खुलवाओ सारे भेद अरे मेरे नहीं मैं से। पूछ रही, सॉरी मैं। इट वाज ए कोर्ट मैरिज अच्छा ओ अच्छा। और इट वाज ए लव फिल्मी अफेयर। नुक्कड़ पे फिल्मी कहानी। इट वाज ए लव अफेयर। अच्छा। और इससे भी गंदी और बात जो कि गंदी। उस जमाने में तो अच्छी लगती थी अच्छा। कि कोर्ट में मैरिज की, क्योंकि घर वाले मानते नहीं थे और मैं जिद्दी हूँ, जो करना है वो करना है। तो वो मुझे पता था बहुत अलाइन नरम, और रिजाइन। मुझे पता था वो नरम तबीयत की है। मैं कभी कहती घर बता दूं, वो घर बताने, मैं कहता मत बता, ये पंगा पड़ जाएगा, कोई तू दब जाएगी। वही हुआ। फिर उसके बाद हमारा टाइम, हमने एक किस्म से शादी कहीं और कर ली थी। अच्छा। फिर हमने कोर्ट में शादी करी अच्छा। और कोर्ट में शादी करने के बाद घर में सर्टिफिकेट फेंक दिया और मैं घर से उठा लाया। और सब कहते थे कि इनका झगड़ा होगा, लव मैरिज उस जमाने बड़ी बुरी मानी जाती है। हाँ मतलब वो तो मेरी time ही मदर, था। उनकी मदर, बिलीव मी, यहाँ बैठा हूँ मैं, झगड़ा बहुत दूर की बात है। हमने आज तक एक दूसरे को गुस्से से भी नहीं देखा अरे और उसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। मेरी मदर जब यहाँ से गई वापस, हाँ। तो जाते हुए कह के गई, मोयो कभी लड़ भी लिया करो। ये मेरी मदर का डायलॉग था, लड़ना भी चंगा होता है कर दे अंदर। तो हम लोग दोनों हंसते थे आपस में, कैसे लड़े बताओ, तुम उनको टोको मैं तुम टोको, फिर हम दोनों हंस पड़ते थे। जैसे मैंने किसी बात से डांटा, मालूम कोशिश कर लेना, जी, जी। तो वो आग मुझे पेपर कर देती है। वो थोड़ी सी नाराज है तो मैं उसको लेकर बाहर चला जाता हूँ। और लड़ाई होती नहीं, हमें समझ नहीं आती लड़ाई होती क्यों है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलिए ये लव मैरिज है, लेकिन वेरी लव नाइस। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे जो लोग शादी करते हैं और शादी के इंस्टीट्यूशन में परेशान है, देखिए कि इतनी लंबी शादी और उस जमाने की लव मैरिज है जो चल रही है, पर यहाँ पे हमें आपका रोमांटिक साइड भी पता चला है। सबरवाल, एक फन राउंड करते हैं। आप सबरवाल सर हमें ये बताइए, पहले तो ये बताइए पीके, सबरवाल सबको पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीके? प्रवेश। मैं 4 बहनों के बाद पैदा हुआ था, अच्छा। तो प्रवेश मेरा नाम रख दिया। प्रवेश किया, Enter हाँ। किया, मैंने प्रवेश किया जी। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्विक क्वेश्चंस रहेंगे, क्विक आंसर्स चाहिए मुझे। कोई आप बिल्कुल चाहे एलैबोरेट करना तो नहीं कोई बात नहीं। व्हाट्स योर कंफर्ट फूड एट होम? ओ बहुत मजा आता है, दाल चावल। दाल चावल, सब कहता है साथ में आम का अचार। दाल चावल, भुना हुआ पापड़, हाँ बस ओह बस सारे नींबू मिल जाएंगे। सबरवाल सर अगर जो मेरे घर आएंगे तो दाल चावल मिलेंगे। Very अच्छा अब यहाँ पे जब बाहर खाने जाते हैं तो क्या खाना पसंद करते हैं? थाई, थाई फूड। आपका थाई फेवरेट डाइन आउट प्लेस है? लिली थाई। लिली थाई। मैं कभी नहीं गई, कहाँ लिली पे? थाई, वहाँ जाके वो हेलन उसकी ओनर है। अच्छा और जो मेरी फेवरेट जो सर्वर है वो एमी है। अच्छा ओ ओ और हाँ मेरा फेवरेट है। ऐसे खाता हूँ, जॉर्जटाउन में है,
इतने प्यार से वो लोग सब खिलाते हैं, नहीं लगता मैं अपने परिवार में बैठ के खा रहा हूँ। चलो, लिली, हेलेन और एमी तीनों नाम याद रख के आप जाएं और फिर सबरवाल सर का नाम लेकर माय नेम। हाँ, सबरवाल सर का नाम लें। अच्छा, अगर आप रियल एस्टेट नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मेरी मदर मुझे पता है क्या कहती थी, हाँ। ये बड़ा अब मुझे कहना चाहिए कि नहीं, मेरी मदर कहती थी अगर तू मोची भी होता हाँ। तो आज बाटा बन चुका होता। ब्रांड तो बेसिक से ही बन ही वो चुके कहते हैं कि तू इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना डिसिप्लिन्ड है, हाँ। टस से मस नहीं होता मैं, जो करना है करना, हार नहीं माननी। एक चींटी जो है ना, आप देखिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जी, गिरती है, जी। तब तक नहीं हटती, तब तक चढ़ नहीं जाती। ये मेरी गंदी आदत है। बहुत अच्छी आदत है और मेरे ख्याल से बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से ही सिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग बस सीख नहीं पाते लाइफ में। अच्छा, आप घर में जब काम नहीं कर रहे थे तो क्या एंजॉय करते करना? चाय बना तो नहीं, घर में काम नहीं, घर में तो बीवी के साथ बैठो, इससे बड़ा काम हो सकता है। अरे वाह, ये बीवी भी के साथ काम बैठा हूं, है। एंजॉय कर रहा हूँ, टीवी लगा रही है, टीवी देख रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, मजा आ रहा वाह, क्या है। बात और वो जिसे कहते हैं, उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मजाकिया तरीके से बोल रहा हूँ, परफेक्ट यही है। हाँ। लगभग 11 बजे मैं वाइफ को लोरी सुना के सुला देता हूँ, अच्छा। फिर नीचे ऑफिस में आ जाता हूँ, फिर मैं लगभग 2 बजे तक काम करता हूँ। बच्चों को लोरी सुनाइए कभी? नहीं, बच्चों को तो मेरी वाइफ सुनाती थी। अच्छा, मैं तो तब काम पे लगा हुआ था, मेरी जवानी वहीं बीत गई सारी। हम्म। मैं बच्चों के साथ पूरा टाइम नहीं दे सका, मुझे रिग्रेट है इस बात का। लेकिन इसलिए मैं सौरभ को बोलता हूँ, जितना टाइम दे सकता है दोनों बच्चों के साथ दे, क्योंकि मुझे उसके अंदर मैं नजर आऊंगा। वेरी नाइस, वेरी स्वीट। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट मूवी आपने बताई तीसरी कसम, उसके अलावा और कौन सी है? उसके बाद असली जवानी की मूवी थी मेरी फेवरेट, 1973 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉबी। बॉबी, ऋषि कपूर, डिम्पल केवाड़िया छोटी सी आई थी, उसके अंदर ऋषि कपूर। ओके। वो मुझे पता है दिल्ली में वो नहीं लगी थी, हम लोग फरीदाबाद गए थे देखने के लिए। अच्छा, कौन सा हरियाणा गाना पहली में बार लगी आपने आशा जी को सुनाया? हाँ? कौन सा गाना पहली बार आशा जी को आशा सुनाया? मुझे सुनाती है, मैं तो नहीं सुनाता हूँ, गाती तो वो है बहुत अच्छा, मैं तो गुड लिसनर हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, व्हाट्स योर गो टू फ्रेज ऑफ लाइफ? कहते ना, मैं हमेशा अपने आप को ये फ्रेज बोल के ध्यान कर रहा था। आप बहुत सारी फ्रेजेस बोलते हैं, हाँ। लोगों को बताते हैं कि इस बात के लिए ये याद रखें, पर आपका गो टू फ्रेज क्या है? देखो, मेरा जो गो टू फ्रेज है ना, एक्शन इज अ फंडामेंटल ऑफ योर लाइफ। ओके, रुको मत। रुको नहीं, एक्शन जब तक नहीं करोगे उसका रिएक्शन कैसे देखोगे आप? परफेक्ट, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, किसी से मिलते हैं तो व्हाट वन ट्रेट ऑफ एनी पर्सन विंस योर हार्ट एंड व्हाट पुट्स यू ऑफ? जो आदमी सच्चा है ना, सीधी बात करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको चूमने का दिल करता है मुझे कि वाह। जी। और सच्चा रियल के अंदर भी जी जी जी, वो बिल्कुल। कहते हैं, वो बड़ा एग्जांपल बड़ा अच्छा है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ टेलिंग ट्रुथ ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ दैट देयर इज नो क्राउड। आप सच्चाई के रास्ते में अगर चल रहे हैं तो आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि वहाँ क्राउड ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं ना। जी बिल्कुल। ये रियल एस्टेट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो जो भी एस्पायरिंग रियल्टर्स हैं, हाँ। उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और खासकर उनको भी जो नए इमिग्रेंट्स हैं, मे बी दे डोंट वांट टू बिकम अ रियल्टर बट दे वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। मैं उनको सिंपल बात करता हूँ, व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, डू विद फुल मोटिवेशन, शिद्दत के साथ काम करिए। अपना 100% दो, हाँ? अपना 100%। क्योंकि मेरा एक डायरेक्ट बड़ा फेमस हुआ था, बोझा वेट, वो भी आपको तंग नहीं करेगा अगर ढंग से उठाया जाए, नहीं तो खूब पड़ जाएगा अगर ढंग से उठाया। वेट को भी अगर ढंग से उठाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जितना बड़ा वेट हो लेकिन उसको ढंग से उठाया जाए, हर चीज ढंग से की जाए। जो करो मन से करो, हाँ। शिद्दत से करो और प्यार से करो। और एक चीज और आपसे पूछनी है कि टू डू लिस्ट होती है हर आदमी की जिंदगी की, जी। आगे तक की कोई ऐसी चीज जो आपकी रह गई है करने की, जो आपको लगता है कि अब मैं ये भी करना चाहता हूँ? नहीं। कई लोगों की बारिश में नहाना होती है, कई लोगों की गिटार सीखना हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आई वांट टू डू दिस? मेरे को ना, आज भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था मेरी रियल्टर्स के साथ, जी। तो ये पता नहीं उन्होंने भी मेरे से क्यों पूछा मेरे बचपन के बारे में, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा। मैंने उनको बोला कि मेरे बचपन के 6-7 साल मैं बहुत मिस करता हूँ। वो बचपन के 6-7 साल थे मेरे, जो 13 साल की उम्र में लॉटरी बेचता था, वो नहीं था मेरा पूरा टाइम, वो मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। बल्कि अपनी वाइफ को लेकर गया था मैं हैदराबाद, अच्छा। वो लाल बाजार सिकंदराबाद में हर चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन जो मेरी उम्र थी 15 से लेकर 20 साल तक की, वो मुझे दोबारा मिल जाए। वेरी स्वीट। चलिए, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा, हमने एक अलग एस्पेक्ट आपका देखा जाना। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें भी बोलते हैं, ये भी कहते हैं आप गुस्से वाले हैं, लेकिन मुझे आज मिलकर लगा देयर इज अ सॉफ्ट साइड टू यू एज वेल। और उस गुस्से में भी कहीं ना कहीं कंसर्न होती है, एक इच्छा ये होती है कि लोग सीखें, लोग ठीक से करें और जिंदगी ठीक से बनाएं और जिए। चाहते आते मैं एक बात जी। बताना चाहता हूँ सारे रियल्टर्स को, जब आपको कोई एक्सीलेंट बोलता है जी। तो खुश मत हो जाइए, यानी कि अब आप बहुत पीछे हैं। जब एक्सीलेंट कोई बोल रहा है, दैट इज नॉट द एंड, गो फॉर एक्सेप्शनल। वाओ। तो एक्सेप्शनल की तरफ अपने कदम उठाएं, और कुछ और सीखना हो तो पीके सबरवाल जी को कॉल जरूर करें। हम एक और गाना लेके चलते हैं, तीसरी कसम का ही, आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू सबरवाल सर, एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।